हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मकबूजा कश्मीर में जन्म लेते इंसानी अलमिये पर बैनुल-अक़वामी तशवीश बढ़ती ही चली जा रही है। पहले तो सिर्फ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस पर आवाज़ उठाई, बाद में अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उसके बाद जो है गुज़िश्ता हफ़्ते OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने भी बिल आखिर जो है कश्मीरियों के ऊपर जारी जो ये कब की बात है? ये सर जुमे की। बहुत चुपके से नहीं? चुपके से ही, पर तो वो चलाएंगे भी सही तो कौन सुनता है? इसीलिए तो मैंने OIC आगे बढ़े। OIC ही है। तो भारत आज ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट का इजलास होना था और पहले से तवक्को थी कि वहाँ पर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज़ उठेगी। और जैसे हम बारहा कह चुके हैं कि ये जो बैनुल-अक़वामी तशवीश बढ़ रही है, इसकी बड़ी वजह कश्मीरी डायस्पोरा है, जो कि अपने अपने ममालिक जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ दबाव डाल रहे हैं हुकूमतों पर कि वो कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाएं। आज यूरोपीय पार्लियामेंट का जब इजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर 3 उनकी पावरफुल कमेटीज़ हैं। खारजा कमेटी है, इंसानी हकूक़ की कमेटी है और शहरी आज़ादी की कमेटी है। उनके पार्लियामेंटेरियंस ने इजलास किए। वो के इजलास क्लोज़ डोर थे, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, मगर बाद में उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि यूरोपीय पार्लियामेंट से मुतालबा किया गया है इन 3 पावरफुल कमेटीज़ की जानिब से कि वो बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दें जो भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है। आज 28वां रोज़ है, वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, ज़राए इब्लाग पर पाबंदी है, इंटरनेट शट डाउन है। उसके अलावा तशद्दुद के बहुत से वाक़यात सामने आए हैं जिनको लेकर के सिर्फ इंसानी हकूक़ के जो अरकान हैं वो बाहर लेकर के आ रहे हैं, या जो लोकल सहाफ़ी हैं वो भी अपनी जान जोखम में डालकर इस बारे में कहीं ना कहीं से इत्तलात बाहर निकाल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया चाहे वो BBC हो, अल जज़ीरा हो या अमेरिकी अखबारात प्रेस टीवी, रशिया टुडे, टेलीग्राफ, गार्डियन, वाशिंगटन टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, मतलब ये एक कि आप वो लिस्ट लेंगे जिन्होंने बात नहीं की। और वो तो फिर अब इंडियन मीडिया ही रह जाता है। कि इस्राएली अखबार हैरेट्स, अखबार जो हैरेट्स, हाँ वो भी। खैर एनीवेज, आज यूरोपीय पार्लियामेंट में जब ये बात हुई तो उन्होंने जो 3 कमेटीज़ हैं उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की जानिब से कश्मीर पर जो क्लैम डाउन हुआ है उसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर की नीम खुद मुख्ताराना हैसियत ख़त्म करने के फ़ैसले पर नज़र सानी करे। ब्रसेल्स में इस वक्त सीनियर सहाफ़ी राव मुस्तजाब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। राव साहब बताइए आज क्या हुआ यूरोपीय पार्लियामेंट में? ये आज छुट्टियों के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का पहला इजलास था और जो शुरू सेशन हुआ है उसमें बहुत गैर मामूली तौर पे पार्लियामेंट की खारजा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ह्यूमन, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, उसमें इंसानी हकूक़ की कमेटी भी थी और शहरी आज़ादियों की कमेटी के अरकान जो थे वो शरीक हुए। तकरीबन 100 के करीब मेंबरान की शिरकत थी उस पार्लियामेंट के इजलास में और वहाँ पे तकरीबन 12 मेंबरान पार्लियामेंट ने तकारीर की जो कि बहुत शदीद और सख्त किस्म की तनकीद का निशाना हिंदुस्तान को और इस ख़ास तौर पे मोदी इंतज़ामिया को बनाया गया और जो कि पहले ऐसा पार्लियामेंट में नहीं होता था। तो एक तो ये कि इसमें जो यहाँ की खारजा कमेटी की चेयरवुमन मारिया इरीना थी, उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पे सख्त इंतहाई तशवीश का इजहार किया और उन्होंने सख्त अल्फाज में मोदी इंतज़ामिया के जो इक़दाम है उनको उस तनकीद का निशाना बनाया और ये मुतालबा किया कि आर्टिकल 370 और 35A को जो आइन से निकालने का फैसला है उसको हिंदुस्तानी हुकूमत वापस। तो राव साहब इसी तरह ये मुझे बताइएगा, गुज़िश्ता हफ्ते की ही बात है कि 50 जो यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि कश्मीर में जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि ये एक बहुत तशवीश की बात है। तो आपको लगता है कि स्टेज बाय स्टेज यूरोपीय पार्लियामेंट जो है उस तरफ जा रहा है कि कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दे? जी हाँ, ये जो आज का इजलास है ये आप एक इब्तदा समझ सकते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं,
वो इस पे इंतहाई परेशान है उस सूरत हाल। और ये जो इजलास आज बुलाया गया है इसके लिए भी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां थी और आज एक जो मेंबर पार्लियामेंट है फिलिप बेनियन, उन्होंने बड़े उसमें कहा कि हिंदुस्तान बायलैटरल बातचीत के पर्दे में और उसके पीछे छुप के जो कार्रवाइयाँ करता है, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इंसानी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो छुट्टियों के दौरान ही उन लोगों ने खतूत पार्लियामेंटेरियंस को लिखे थे। बरतानिया की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें एक कश्मीरी निजात भी इलेक्ट हैं इस दफा, शफक साहब उनका नाम है, ही वाज मतलब बहुत एक्टिव थे वो थे। और फिर उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक मेंबरान, फिर उन्होंने तमाम पार्टियों के मेंबरान की तरफ से भी खत गए और इंडिविजुअल्स भी उन्होंने पार्लियामेंट के उसको खत गए। तो ये इजलास इस तरह से मुनक्किद हुआ और मुख्तलिफ पार्लियामेंट के अंदर जो डिफरेंट पार्टीज की जो लोग हैं उनके मेंबरान ने मिलकर, तो ये इस वजह से ये इजलास हुआ। अब इसके आगे बहुत इसके जो हमने आज क्योंकि एक पार्लियामेंट के मेंबर ने बाद में आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की, राजा फारूक हैदर साहब के साथ, तो उन्होंने मतलब ये कि वो इसको यकीनन ये मेंबर की रिपोर्ट है, ये इस पे जो कुछ वहाँ पे हुआ है और तकरीबन तमाम मेंबरान इस पे मुत्तफिक थे कि इस मसले को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ये इंसानी हकूक का मसला है। और जो हाँ जी, तो उसके लिए यकीनन ये आगे आने वाले दिनों में जो है वो पार्लियामेंट का इजलास खास तौर पे इसके लिए बुलाया जाएगा अगर इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। हालांकि 3-4 दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पूरे डेलीगेशन के साथ आए थे और उन्होंने बहुत से मेंबरान के साथ मुलाकातें भी की और उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस किस्म की कोई जो एक्टिविटी ना हो सके। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और इसमें भी जैसा कि अभी आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि इसमें डियास्पोरा में जो कश्मीरी लोग रहते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत जो है इसके लिए काम किया है और बहुत काम करते हैं और इसीलिए वो अपने मेंबरान पार्लियामेंट को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि वो इसके ऊपर बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनन यही रास्ता है। अच्छा, अब जैसे कि ज़ाहिर है कि इंडियन फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओवर एक्टिव हुई हुई है, इंडियन लॉबी भी ओवर एक्टिव हुई हुई है, लेकिन अगर इस पर उनकी चीखें निकल रही हैं तो जो बर्नी सैंडर्स साहब ने कहा है उस पर तो हाल पड़े हुए हैं, हाय हाय हो रही है। एक वक्फा लेते हैं और फिर इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जैसे आप सुन रहे थे कि भारत की तो कोशिश यही है, जाहिर है कि ये मामला दब जाए, हमारा अंदरूनी मसला है, आपकी इसमें कोई मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, लेकिन इंक्रीजिंगली लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा। इनफैक्ट अगर सुनी जा रही है तो वो कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जा रही है। हाल में ही नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इस्ना, उसकी जो सालाना एक कन्वेंशन होती है और मुख्तलिफ स्पीकर आते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पिछले इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार की भी कोशिश की थी, बर्नी सैंडर्स ने नॉमिनेशन नहीं जीत सके, इस दफ़ा दोबारा ट्राई कर रहे हैं। वो एक स्पीकर थे इस्ना की कन्वेंशन पर, और क्या बात की बर्नी सैंडर्स साहब ने? कश्मीर की बात की, सुनिए। I am also deeply concerned about the situation in Kashmir, where the Indian government has revoked Kashmiri autonomy, cracked down on dissent, and instituted a communications blackout. The crackdown in the name of security is also denying the Kashmiri people access to medical care. Even many respected doctors in India have acknowledged that the Indian government imposed restrictions on travel are threatening the life-saving care that patients need. India's action is unacceptable.
The communications blockade must be lifted immediately, and the United States government must speak out boldly in support of international humanitarian law and in support of a UN-backed peaceful resolution that respects the will of the Kashmiri people. इंडियाज एक्शंस आर अनएक्सेप्टेबल, ये कह रहे हैं बर्नी सैंडर्स साहब। अच्छा, ये अकेले नहीं हैं, और भी बहुत अमेरिकन लेजिस्लेटर्स ने बात की है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव एंडी लेविन हैं, उन्होंने तो एक पूरा आर्टिकल लिखा है यही कश्मीर, मसले कश्मीर और मसलों पर। और ये हैरत की बात ये है कि ये बहुत एक प्रो इंडिया शख्स होते थे। हाँ, कि इवन बर्नी सैंडर्स के डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली प्रो इंडिया रहे हैं। हाँ, लेकिन ये प्रो ह्यूमैनिटी भी है ना, ये एक और मसला है। एंडी लेविन के साथ भी यही है। उनका कहना है कि 1978 में मैं पहली दफ़ा भारत गया एंड आई फेल इन लव। इतनी मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, लेकिन साथ रहने, परफेक्ट कुछ नहीं था, लेकिन एक मिसाली चीज़ मेरे सामने आई। लेकिन ये जो आज का जो भारत है वो मेरे याददाश्त का, मेरे बचपन का भारत नहीं है। और कहते हैं कि ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि आखिरकार 2005 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी को अमेरिका आने से रोक लिया था गुजरात मैसेकर के बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसमें 1000 लोग, ज़्यादातर मुसलमान मारे गए थे, किस तरह मारे गए थे हमें अच्छी तरह पता है। एंडी लेविन ने यह भी कोट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो उस साल आई थी, और मोदी का सिर्फ एक ही उसमें रिग्रेट था कि सर मुझे न्यूज़ मीडिया को बेहतर हैंडल करना चाहिए था। तो एंडी लेविन साहब ने भी कहा है कि सर, और फिर पूरी रिपोर्ट दी है कि उसके बाद इतना तशद्दुद हुआ है मुसलमानों पर, और अगर अभी अमेरिका ने इसको नहीं रोकने की कोशिश की तो क्या हम तैयार हैं कि इसके बाद क्या मरहला आएगा। अच्छा, जैसे मोदी साहब की बात थी कि न्यूज़ मीडिया को हैंडल बेहतर करना चाहिए था, और यकीनन अब तो न्यूज़ मीडिया को 99% हैंडल कर ही लिया है, लेकिन फिर भी इक्के दुक्के लोग आ जाते हैं सवाल जैसे जो है ना करने के लिए। हाँ, मतलब इरिटेटिंग किस्म के लोग। इंडिया टुडे की शायद एक रिपोर्टर की बात हुई मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। आप बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर हैं, जाहिर है मंत्रा है ऑल इज वेल, लेकिन एक दफ़ा सुन लीजिए। सर, आप मुझे नहीं पता कि आप कश्मीर गए हैं कि नहीं, बट जो इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर गई है, जो हमारी मीडिया कश्मीर गई है, जो बहुत लोग जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है वो ये भी है कि हाँ कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, लोग कुछ खुश नहीं है। एक सेक्शन है कश्मीरी लोग का जो खुश नहीं है क्योंकि क्लैम डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में एक अच्छा डिसीजन को, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से शायद लिया गया है। उस पर रूलिंग गवर्नमेंट का क्या कहना है? ये अलगाववादी लोग तय करेंगे कि डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल है या कश्मीरी लोग हैं जो ये बोल। मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं। अलगाववादी तय नहीं करेंगे कि डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सीमा पार पे बैठे हुए आतंकवादी तय नहीं करेंगे कि डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, लेह के लोग, करगिल के लोग, जिनकी ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है, जिनके जो है सरोकार इससे जुड़े हैं, वो तय करेंगे, और उन्होंने जो है इसका स्वागत किया है। ऐसा नहीं होता ना। कश्मीर के लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसा एक सेक्शन है जो मान रहा है, जो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ है, वो लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा सेक्शन है सर जो कह रहा है कि क्लैम्प डाउन क्यों किया, हम लोग अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों की खबर नहीं ले पा रहे हैं। इतना जो रोजी पिक्चर बीजेपी पेंट कर रहे हैं उतना रोजी ग्राउंड पे नहीं है सिचुएशन। देखिए, शांति और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर सामान्य स्थिति है, किसी तरह से कोई उस स्थिति को ख़राब न कर सके, ये जो है वो जो मशीनरी है वहाँ उसकी प्राथमिकता है। आखिरी सवाल सर लेंगे, एक आपने भी एक डेलीगेशन भेजा था, आप बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है एक पूरा प्लान चॉकआउट करी है फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन कश्मीर। तो सर हाँ, जो कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके बाद कई लोगों को ये भी कहना है कि अभी भी चीज़ें बदलेंगी नहीं, क्योंकि अभी भी काफ़ी वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ज़्यादा कुछ बदलने नहीं वाला, डेवलपमेंट आएगा नहीं, क्योंकि कौन सी बिजनेस टाइकून वहाँ जाएंगे जहाँ ऑलरेडी एक टेंशन एरिया। मुझे लगता है कि आपके पास कोई पाकिस्तान की रिपोर्ट कुछ ज़्यादा है आपके पास, और ये सब कश्मीर से रिपोर्ट्स आ रही है, तो पाकिस्तान की तो रिपोर्ट आप ज़्यादा जो है वो बहुत उससे प्रभावित है, पहले उस प्रभाव से बाहर निकलिए। थैंक यू।
और लगता है कि आजकल पाकिस्तान से सिर्फ ये बीबीसी ने पाकिस्तान की तरफ से अंडर कवर रिपोर्टर भेजी है। इन्होंने बात की कि कश्मीर की आवाम एक छोटी सी तबका क्या कह रहा है, इंतजामिया और सिक्योरिटी अपैरेटस क्या कर रही है, बात करते हैं इस पर, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी को, जिनका कहना है कि जी रियासत की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी रखना ताकि वहाँ पर बहाली डेवलपमेंट हो सके, लोगों को नौकरियाँ मिलें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन सिक्योरिटी कैसे दी जा रही है कश्मीर को? बीबीसी की एक अभी रिपोर्ट आई है हाल में ही कुछ दिन पहले, समीर हाशमी की, जिसमें वो कोई 6-7 गांव में गया, कश्मीर की जो सदर्न इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है भारतीय हुकूमत को, और हर जगह जिससे भी वो बात करे एक ही कहानी बताई जा रही है कि रात को आते हैं, उठाते हैं, मारते हैं और तशद्दुद करते हैं। किस तरह का तशद्दुद हो रहा है खुद सुन। हमने उनको बोला भी कि आप मारो मत, गोली मारो, गोली चलाओ। हम खुदा से मांगते थे कि गोली लगाए, क्योंकि उनके जो वो टार्चर बर्दाश्त नहीं होता था। लात भी मारा, डंडे भी मारा, पावर भी लगाया, केबल से मारा। हम बोल रहे थे हमारा कसूर क्या है, कुछ नहीं सुना, हमें किसी की नहीं सुना, न कुछ बोला, सिर्फ पीटते थे। हर जगह मारा, हर जगह, जिस्म पे हर जगह मारा। पावर टच इसलिए देते थे वो कि हम मारने से बेहोश होते थे, फिर वो टच देते थे, उससे हमको होश आता था। फिर वापस मिट्टी डाली मुंह में, चलाओ मत, चलाते क्यों हो? थोड़ा होश में था, ऐसा उन्होंने खींचा, मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे दांत ही निकाले, इतना ज़ोर से खींचा। फिर जब मैं फिर से बेहोश हो गया तो मेरे पर एक लड़का था, उन्होंने बोला कि उन्होंने जलाने की कोशिश की, किसी ने शायद उन फौजों में किसी ने क्या कुछ बताया कि उसको मत जलाओ। फिर मैंने अपने जो दोनों हाथ निकाले, फिर यहाँ पर रस्सी बांधी, उन्होंने टांगों पर भी रस्सी बांधी और उल्टा लटकाया। फिर बहुत ज़्यादा मारा, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक टांग में, फिर ये जो ऊपरी हिस्से टांग। और अब सुनिए यूके के अखबार इंडिपेंडेंट की रिपोर्टिंग। मोहम्मद यासीन भट्ट 22 साल की उम्र के हैं। आधी रात को अपने घर से भारतीय फौजियों ने उसको बाहर निकाला और कुछ 11 और नौजवानों के साथ रोड पर खड़ा कर दिया। अच्छा, पिछले रोज़ वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, तो आज जाहिर है कि उसका इंतकाम लेने आए थे। तो पहले तो अफसर पूछने लगा कि आपके आर्टिकल 370 के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल, मुझे तो, हम सब खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर उनको सबको नंगा कराया गया और घंटे तक वहाँ पर उनको मारते गए। कोई उनकी मदद नहीं आ सका क्योंकि पूरे इलाके को घेरे हुआ था। अगेन, जैसे आप बीबीसी की रिपोर्ट में सुन रहे थे, जब लोग बेहोश हो जाते थे तो उनके प्राइवेट पार्ट्स पर करंट लगाया जाता था कि उठो ताकि हम तुम्हें दोबारा मारें। एक प्यास से बेहोश हो गया तो वहाँ जो गटर का पानी था या कीचड़ का पानी था, उसका तो ये पी। फिर इन सब को नंगी हालत में एक दूसरे के ऊपर लिटाया गया। अगर इससे आपको एक और वाकया याद आ रहा है, अबू गरीब स्टाइल में, अबू गरीब स्टाइल में। लेकिन यार ये अबू गरीब बात करने वाली की बात ना नहीं है, ये स्टिल नई बात है। ये जो हो रहा है, जो अभी दुनिया के सामने आ रहा है, ये तो दहाइयों से हो रहा है। मैं अब, अगर आपका ख्याल है कि अभी आपने तशद्दुद की कहानी सुनी है तो ये सुनिए। कलंदर खताना साहब हैं एक, 1990 में, 20 साल पहले की बात हो रही है, 28 साल पहले, 26 साल पहले की बात। उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल अपने घर से, गांव से उठा के ले गए और कहा कि तुम मिलिटेंट्स की सपोर्ट कर रहे हो, ये जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तुम इनकी मदद करते हो। मारते गए, उल्टा टांगा, लेकिन ये कुछ नहीं था। अच्छा, पहाड़ पर चढ़ाकर पहाड़ से धक्का भी मार देते थे, तशद्दुद, फोर्स्ड लेबर। अगेन, ये कुछ नहीं है, हमने ये चीज़ें सुनी हुई हैं। अगर आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं तो आप नोट करेंगे कि इनकी टांगें कटी हुई हैं। आप ये सुनिए, वहाँ पर एक ब्लेड के साथ उसका अपना मांस काटकर, पकाकर उसको खिलाया गया। जब इससे भी उनका बस नहीं भरा तो
छुरी और कुल्हाड़ी लेकर इसके पैर काट दिए, ठीक है, और पैर काट के वहाँ छोड़ दिया। इनके जो बाकी जो 7 कैदी थे उन्होंने अपने कपड़े फाड़ कर इसके ज़ख्म भरे ताकि ये ब्लीड टू डेथ ना हो जाए। फिर गैंग्रीन हो गई तो घुटनों से इसके दोनों पैर काटने पड़े। जब बिल आखिर 4 साल बाद इसको रिलीज़ किया गया लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, जब ये फाइनली घर पहुंचा तो इसको पता लगा कि इनकी अहलिया पर भी तशद्दुद हुआ था। उनको इतनी ज़ोर से मारा गया था सीने में कि उनकी पसलियाँ टूट गई और 2 साल बाद दम भी टूट गया। ये थी कलंदर खताना साहब की स्टोरी। यार ये एक स्टोरी है। इसी साल एक 560 सफ़ों की रिपोर्ट छाया हुई है कॉल्ड टॉर्चर इन कश्मीर। 432 शहादतें हैं, सब तकरीबन ऐसी ही हैं। कुछ में तो ऐसी हैं जब मुज़फ़्फ़र अहमद मिर्ज़ा और मंजूर अहमद नेकू, जिनके अंदर रॉड डाला गया। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं कहाँ का इशारा है। एक इतनी दूर कि एक का फेफड़ा फट गया। आप सोचें कि किस तरह की बार्बरिज्म है। और मोहम्मद अहमद नेकू के साथ जो किया गया वो मैं नेकू के साथ ये हुआ कि उन्होंने नेकू का जो उज़्व तनासुब था उससे पेट्रोल से भिगोई हुई धज्जियाँ बांधी और फिर वहाँ आग लगा दी और वो बच गया। अब ये जो है मतलब एक तो इनका ये SOP हमेशा रहा है। अच्छा, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टॉर्चर है उसमें भारत ने कभी रेटिफाई नहीं किया, लेकिन ये तो कानूनी बातें हैं। मेन जो है कि एक शख्स को भी कभी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया अमंग द एंटायर कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीरी थे जो बार बार कह रहे होते थे और हमारी कोई बात नहीं सुनता था। ये तो बात तो क्लियर है। इंडियन आर्मी जो है ना कश्मीर में, उसका मौक़िफ़ ये है कि हमारा इंटरनल एहतसाब का निज़ाम है, हम उसके तहत जो है सजाएं भी देते हैं और कोर्ट मार्शल भी करते हैं। मेजर गोगोई याद आया। ये जो ताज़ा आपने वाक़यात बताए हैं आजकल 5 अगस्त के बाद से, तो फ़ौजी तर्जुमान कर्नल अमान आनंद BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा बेसलेस कहानी है, हमारे पास तो एक ऐसी रिपोर्ट भी नहीं आई है एंड वी आर प्रोफेशनल सोल्जर्स। सर ऑफ कोर्स वी आर प्रोफेशनल टॉर्चरर्स आल्सो, प्रोफेशनल सोल्जर होने के साथ साथ। तो ये सिचुएशन है और जाहिर है कि जी देखें, अगेन बार बार ये बात करनी पड़ती है, सिचुएशन कंट्रोल तो नहीं हो रही, तो फिर आप मज़ीद तशद्दुद करेंगे, मज़ीद लोग आपके खिलाफ होता जाएगा और कभी ना कभी फिर ये चीज़ फटेगी और फिर आपको पता है कि वो कहाँ मीडिया बार अब तो इंडियन मीडिया भी वार्न कर रहा है कि अभी द मोमेंट कर्फ्यू लिफ्ट होगा उसके बाद जो कुछ होगा वो नहीं। अब तो वो ये कह रहे हैं ना कि जी काम तो आपने अच्छा किया है लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा एक और काम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ एक ब्रेक के बाद। वक्फे से पहले कश्मीर की बात हो रही थी और कश्मीर से शुमाल मशरिक़ की तरफ एक भारतीय रियासत है तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पे, उसका नाम है आसाम। आसाम दुनिया में चाय के बागात के लिए मशहूर है। जब बरतानवी दौरे हुकूमत था तो चाय के बागात में काम करने के लिए हज़ारों बंगाली मज़दूर, जो उस वक्त बंगाल भी ज़ाहिर है हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ से आसाम लाए गए और वो वहीं रच बस गए। वो दिन और आज का दिन तकरीबन 1 सदी से ज़ायद वक्फा गुज़र चुका है। जो आसामी हैं लोकल और जो बंगाली नजात आसामी हैं उनके दरमियान मुस्तकिल टेंशन रहती है। आज़ादी के बाद हुआ ये कि 1951 में एक नेशनल सिटीज़न रजिस्टर बना आसाम में, जिसके तहत मरदमशुमारी की गई ताकि जो इलीगल लोग हैं जो मशरक़ी पाकिस्तान से उनके ख़्याल में आ गए थे उनको वापस भेजा जा सके। बात आई गई हो गई। 1982 में ख़ासी टेंशन हुई, एक कत्ले आम हुआ जिसमें 2000 के लगभग बंगाली जो मुसलमान थे उनको गैर कानूनी करार देके मार डाला गया। फिर आ गया 2012, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आसाम में जो ये रोज़ की किलकिल और कत्ल गारत है इसको फाइनल हतमी हल तक पहुँचाने के लिए एक दोबारा नेशनल रजिस्ट्रेशन की जाए जिसमें दोबारा गिनती हो। चुनांचे 2015 में नरेंद्र मोदी के ज़माने में ज़ोरों शोर से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न पे काम शुरू हुआ। पिछले साल दिसंबर में पहली इब्तदाई लिस्ट आई जिसमें
4 मिलियन जो आसामी थे उनको उन्होंने शहरियत से महरूम कर दिया। उस पर हाहाकार हुई। फाइनल लिस्ट अभी सनीचर को आई है, उसमें से 4 मिलियन की तादाद कम करके 2 मिलियन ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने गैर हिंदुस्तानी करार दे दिया है और 31 मिलियन ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने जेन्युइन हिंदुस्तानी करार दिया है। अब लेकिन इसमें बड़ी मज़ाक़खेज़ सूरत हाल मौजूद है। किसी का नाम पहली लिस्ट में आया मगर दूसरी लिस्ट में गायब हो गया, किसी का नाम दोनों लिस्टों में ही नहीं आया। शकीला खातून और उनके शौहर फहरिस्त से बाहर हैं और उनके दो बेटे जो हैं वो शहरियत की फहरिस्त में शामिल हैं। मीज़ानुर रहमान का एक बेटा और 2 बेटियां इंडियन शहरियत की फहरिस्त में आ गए, जबकि 10 साल से कम उम्र की 3 बेटियां लिस्ट से बाहर हैं, वो गैर मुल्की हैं। इसी तरह एक जफी लाल उपाध्याय साहब हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया था। उनकी पोती हैं मंजू देवी और पड़पोता और पड़पोती वो लिस्ट से बाहर हैं, यानी वो इंडियन नहीं हैं इस लिस्ट के मुताबिक। 2 साबिक अरकान असम्बली हैं अनंता कुमार और अताउर रहमान, वो असम्बली के मेंबर रह चुके हैं लेकिन अब वो गैर मुल्की करार दिए जा चुके हैं। बहुत से हिंदू जो हैं वो भी बंगाली नजाद हैं, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है। तो उन पे जो बीजेपी की मकामी क़यादत है आसाम की, उसने कहा है ये लिस्टों में गड़बड़ हुई है, इसलिए कि जो जेन्युइन इंडियंस थे उन तक के नाम जो है इस लिस्ट से बाहर हैं। जेन्युइन उससे मुराद ये है कि हिंदू है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब इसकी रेमेडी क्या हो। तो हुकूमत ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। 120 दिन के अंदर जिनके नाम शहरियत की लिस्ट में नहीं आए हैं वो अपील कर सकते हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल तकरीबन 100 के करीब बनाए गए हैं और उनकी तादाद इन टोटल 300 की जा रही है। लेकिन उन ट्रिब्यूनल्स में ना अक्सर में वकील नहीं है ना जज हैं, जो सरकारी अफसर है वही समाअत करेंगे, वही दरख्वास्त सुनेंगे और अक्सर वो हैं जिन्होंने उन लिस्टों की तैयारी में हिस्सा लिया है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, आप तो बात कर रहे हैं ना कि वहां जब आप पहुंच गए ट्राइब्यूनल के पास, अच्छा हो क्या रहा है कि आपको एक रात को नोटिस मिलता है। अच्छा, ये भी सब हैं गरीब लोग, ठीक है, ये नहीं है कि अपनी पराडों में बैठ के या प्लेन की टिकट काट के ये लोग निकल जाएंगे, नहीं। एक रात को आपको मैसेज आता है कि यार आपको कल सुबह 400 किलोमीटर दूर एक जगह है गोला घाट, वहां पहुंचना है, वहां पर आपकी हियरिंग है। तो अभी मैं ये एक भारतीय मीडिया की भी खबर पढ़ा था कि आबिद अली साहब कहते हैं कि यार मुझे सुबह 11 बजे ये मैसेज मिल रहा है, मुझे अपनी पूरी फैमिली को ले जाकर अगले रोज 11 बजे 400 किलोमीटर दूर पहुंचना है। माल मवेश बेचना पड़ा है। और एक जो कैलकुलेशन हुई है ना मुझसे साहब, वो ये है कि अगर हर बंदा फर्ज करें जो इसमें हियरिंग्स में आ रहा है 20,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो ये जो पोअरेस्ट ऑफ द पुअर है कलेक्टिवली इनका कोई 7,000 करोड़ रुपए का खर्च। लेकिन ज्यादातर को तो पता ही नहीं ना कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या नहीं पता। और हुकूमत ने पेशकश भी गांव से कभी पहले निकली नहीं है, मुफ्त लीगल एड की भी पेशकश की है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये तक है कि ट्रिब्यूनल से अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाए तो आप हाई कोर्ट के लेवल पे और फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी जा सकते हैं। लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर जो कि अनपढ़ भी है उसको तो नहीं पता ना कि प्रोसेस क्या है। अच्छा, कितना इंसाफ मुमकिन है उसका सबूत यह है कि वज़ीर दाखिला जो इस वक्त है अमित शाह, वो इलेक्शन रैली में खुल के कह चुका है कि हम आसाम और जो दीगर राष्ट्र हैं इंडिया के, वहाँ से जो गैर मुल्की हैं घिसबैठिए जो दीमक है उनसे इंडिया को साफ कर देंगे। जनवरी में कैंप भी बन रहे हैं। जनवरी में ये जो दीमक है इसकी बता दिया। जनवरी में लोकसभा में एक बिल मंजूर हुआ जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो गैर मुस्लिम बाशिंदे 6 साल पहले भारत आ चुके हैं उनको शहरियत दे दी जाएगी। लेकिन आसाम में जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से आबाद है वो इंडियन शहरी नहीं है। ये जो बिल है नॉन मुस्लिम शहरियों का, ये फ़िलहाल राज्यसभा में अटका हुआ है, लेकिन राज्यसभा में उम्मीद है कि अनकरीब जो है वो क्लियर हो जाएगी। UNHCR के हाई कमिश्नर हैं फिलिप ग्रैंडी, उन्होंने कहा है कि जी हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि स्टेटलेस लोगों की तादाद कम हो सके, लेकिन इंडिया ने इस लिस्ट में तकरीबन 20 लाख नए स्टेटलेस लोग जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट पे लाजिम है
कि वो अहलियत के तरीक़ेकार की वसी पैमाने पे तशहीर करे और इनको मुफ्त लीगल एड फराहम करे, जिस पे जो भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान है रविश कुमार, उन्होंने कहा है कि जनाब इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। जी, नाटसी इंसाफ के, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही जी, अब कल मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।